वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जैसा कि आपको पता ही है कि टीजीटी पीजीटी के आर्ट आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ड्राइंग से रिलेटेड, उनकी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जाती है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है लोक कला, ठीक है, ये हर एक एग्ज़ाम में आपके पूछा ही जाता है। इनके बारे में भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि कौन सी कला लोक कला किस राज्य से संबंधित है और कौन सी इसके कलाकार हैं, ठीक है। तो आपके डीएसएसबी और यूपी टीजीटी आर्ट सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सभी को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। पहला तो यही है कि लोक कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1846 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रसिद्ध पुरातत्व जो विद हैं यहाँ पे, तो ये कौन है? विलियम जॉन थॉमस। तो इन्होंने ही इसका प्रयोग किया हुआ था। किसका प्रयोग? तो लोक कला शब्द का प्रयोग, ठीक है, 1846 ईस्वी में जो थॉमस थे, ठीक है, उन्होंने प्रयोग किया हुआ था। लोक कला शब्द जो है इसको अंग्रेजी में फॉक आर्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको फॉक ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी भाषा का शब्द क्या है? फॉक। फिर आता है लोक कला का प्रारंभ जो है वो कहाँ से माना जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि लोक कला का प्रारंभ जो है वो कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी इसकी? तो प्रागैतिहासिक काल से, ठीक है। फिर आता है कि लोक कला का विस्तृत रूप जो है धार्मिक रीति रिवाजों में भी दिखाई देता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी लोक कला है इसका जो विस्तृत रूप है वो कहाँ पर देखा जाता है मोस्टली? तो ये रहता है रीति रिवाजों में, ठीक है। जैसे कोई भी धार्मिक कार्य होते हैं तो उनमें आपकी चाहे आपका रंगोली हो चाहे मारना हो, सभी के सभी ये रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम सभी के सभी लोक कलाएँ भी देखेंगे। पहले तो लोक कला के बारे में ही जान लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने जरूर रहिएगा आप साथ में। फिर है जन जन की कला जन जन द्वारा जन जन हेतु। इसका मतलब है हर एक की कला होती है और किसकी? सभी के द्वारा भी होती है और इनके लिए ही होती है, ठीक है। निश्चित कला, यही लोक कला की परिभाषा है, ठीक है। तो पूछा भी जा सकता है कि लोक कला की परिभाषा क्या है सटीक रूप में देखा जाए, तो यही है कि जन जन की कला जन जन के द्वारा और जन जन हेतु निश्चित कला। फिर आता है कि लोक कला मानव समूह की एक सहज अभिव्यक्ति के रूप में लोक कला है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। सहज अभिव्यक्ति जो है यानी कि मानव जो है अपने लिए जो अभिव्यक्ति दर्शित कर मतलब दिखाता है उसी को ही लोक कला कहा जाता है। और फिर आता है कि लोक कला में पशु पक्षियों का भी चित्रण कार्य होता है, ठीक है, जिसमें मांगलिक दृष्टि से देखा जाता है। यानी कि जो भी शुभ कार्य होते हैं तो उनमें लोक कलाओं का प्रयोग किया जाता है, उनमें पशु पक्षियों का भी अंकन किया जाता है। फिर आता है कि हड़प्पा के लोक कला का उदाहरण जो है वो मृदवांडों पर सबसे पहले प्राप्त हुआ था, ठीक है। तभी कहा जाता है कि यहाँ पे जो लोक कला है आपकी सबसे पहले तो प्रागैतिहासिक काल में मिली है। फिर हड़प्पा सभ्यता जो थी, ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसमें भी मृदवांडों पर भी यहाँ पर लोक कला का कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। फिर आता है मौर्य काल में लोक कला यक्ष यक्षिणी प्रतिमाओं के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो देखते रहिए कि आपकी लोक कला के कहाँ कहाँ पर प्रमाण मिलते रहे हैं, ठीक है। फिर आता है कि अजंता में भी लोक कला का उदाहरण देखने को मिलता है अलंकरण के रूप में, ठीक है। फिर आता है अपभ्रंश शैली के चित्रों में लोक कला के नमूने गुजरात की पोटला वस्त्रों के छाप और बूटीदार जो बुनाई होती है उनमें भी दिखाई देती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है पॉइंट कि अपभ्रंश शैली जो है इसमें भी लोक कला के नमूने दिखाई देते हैं गुजरात की और वस्त्रों पर, ठीक है। और फिर बूटीदार जो बुनाई होती है उनमें भी दिखाई देती है। फिर आता है कि राजपूत कला में भी लोक कला का मुख्य योगदान रहा है। फिर आता है कि भारतीय जो लोक कलाओं व आदिवासी कलाओं को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है वो रहा है बेरियर एल्विन, शेला क्रैमरिस, कमला देवी चट्टोपाध्याय। फिर आते हैं पुपुल जयकर। ये कुछ विद्वान हैं जिनका मोस्टली योगदान रहा है इनके क्षेत्र में, ठीक है, लोक कला जो आदिवासी कलाओं को रूप में देने के लिए, विश्व स्तर तक पहुँचाने के लिए। फिर आता है कि लोक कला के प्रामाणिक उल्लेख जो हैं और नमूने जो हैं 20वीं सदी के प्रारंभ में मिलने शुरू हुए थे, ठीक है। और फिर आता है कि यहाँ पे भारतीय लोक कला को जीवित रखने का श्रेय जो है वो महिलाओं को जाता है। तो मोस्टली जो लोक कलाएँ हैं वो सबसे ज़्यादा किसने जीवित रखा है इनको? तो महिलाओं ने। अब हम कुछ लोक कलाएँ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, इनके बारे में पूछा भी जाता है। पहली तो आती है सांझी कला जो कि मथुरा की कला है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की मथुरा जो है स्थान, वहाँ की ये लोक कला है।
सांझी। ठीक है, अब सांझी के बारे में देख लेते हैं कि सांझी का अर्थ क्या होता है। तो सांझी का अर्थ होता है सज्जा, ठीक है, या फिर श्रृंगार या सजावट, इसका यही रूप होता है। फिर ये किस प्रकार में मिलते हुए हैं, मतलब हमें देखने को मिलते हैं, तो ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे गोबर की सांझी होती है, सूखे रंगों की सांझी, पानी के नीचे और फिर पानी के ऊपर, ये चारों रूपों में देखी जाती है। ठीक है, जैसे पूछा भी जा सकता है कि पानी के ऊपर पानी के नीचे कौन सी लोक कला बनाई जाती है, तो ये आपकी सांझी हो जाएगी। गोबर से भी बनाई जाती है, सूखे रंगों से भी। ठीक है, फिर आता है कि सांझी जो कला है वो किससे संबंधित है, तो ये आपके भगवान श्री कृष्ण जो है उनसे संबंधित हो जाएगी। तो वैसे भी ये मथुरा की है, तो आप जान ही सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से तो संबंधित होगी ही। ठीक है, फिर अब इनके बारे में अगले पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि बताया गया है कि प्रमुख रूप से यहाँ पर गोबर से दीवारों पर बनाई जाती है। सांझी जो लोक कला है ये आपकी मुख्यतः गोबर से बनाई जाती है दीवारों पर। ठीक है, फिर यहाँ पर सांझी कला में अविवाहित जो कन्याएं होती हैं गाय के गोबर और पुष्पों द्वारा भित्तियों पर सांझी की सुंदर एक कलाकृतियाँ बनाती हैं। ठीक है, फिर आता है कि सांझी मथुरा की जो ब्रज में श्री कृष्ण के उपासना हेतु यहाँ पर किया जाता है इसका सज्जन। फिर आता है कि लोक कला जो है, सांझी लोक कला दीवार के साथ साथ भूमि पर भी बनाई जाती है। पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी लोक कला है जो दीवार के साथ साथ भूमि पर भी बनाई जाती है, तो ये आपकी सांझी लोक कला हो जाएगी। फिर सांझी जो लोक कला है इसमें प्रमुख कलाकार के नाम भी बहुत पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोक कलाकार की बात करेंगे सांझी के, तो विजय हैं, मोहन वर्मा, ये दो कलाकार हैं जो कि सांझी लोक कला के प्रमुख कलाकार हैं। फिर मथुरा के कलाकार जो हैं जो इनके से रिलेटेड है वो कौन कौन से हैं, लव कुमार सोनी हैं, सोनी को कमला देवी पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है, जिन्होंने राइस पेपर यानी कि चावल के जो होते हैं पेपर उस पे और कपड़े पर भी सांझी बना करके विशिष्ट सहयोग दिया हुआ है। ठीक है, फिर आता है कि राम सोनी मथुरा के जो कलाकार हैं इन्होंने 26 मीटर लंबी और 11 मीटर चौड़ी कटवर्क सांझी सैंडलेयर बनाया हुआ था, जिसे लंदन में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो मथुरा के ही सांझी लोक कला से रिलेटेड आपके ये भी कलाकार हैं, कौन है, राम सोनी। ठीक है, जो कि मथुरा के कलाकार हैं। फिर आते हैं सांझी में सबसे पहले स्केचिंग कार्य जो है वो हुआ था। फिर कागज़ में से आकृतियों को काटा जाता था, मुख्य रूप से मध्य में रख करके चारों ओर फूलों से सजावट यहाँ पर की जाती है। फिर आता है कि सांझी लोक कला जो है इसकी सबसे प्रसिद्ध जो चित्रकार हैं वो हैं सौरभ गोस्वामी। ठीक है, जो कि सांझी लोक कलाकार के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। फिर अगली जो हमारी आती है कला वो है चौक पूर्णा कला। ठीक है, लोक कला है जो कि उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, चौक पूर्णा और कोहबर। ठीक है, फिर अब आता है कि चौक पूर्णा जो कला है वो कहाँ की विशेषता रखती है, तो उत्तर प्रदेश से। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला पॉइंट आता है आपका कि कोहबर लोक कला का प्रचलन उत्तरी मध्य भारत, अवध, पूर्वांचल, मिथिला और नेपाल के तराई क्षेत्रों में विशेषकर जनकपुर क्षेत्र जो है वहाँ पर किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, फिर आता है कि कोहबर जो लोक कला है इसमें पिसा हुआ चावल, गेरू, खड़िया रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो कोहबर लोक कला है उत्तर प्रदेश की, ये यहाँ पर किस रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो खड़िया रंगों का प्रयोग किया जाता है और गेरू का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है कि जो कोहबर लोक कला है ये कहाँ पर बनाई जाती है विशेषता रूप पर, तो ये दीवारों पर भित्ति चित्र भी किया जाता है और यहाँ पर धरातल होता है। ठीक है, उपयुक्त धरातल यानी कि ज़मीन पे भी बना सकते हैं, बट मोस्टली यहाँ पर दीवारों पे बनाई जाती है चौक पूर्णा जो है। चौक पूर्णा और कोहबर जो है ये आपकी शादी विवाह मांगलिक कार्यों में बनाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लोक कला कुछ दी हुई हैं जो विशेषता राज्यों से संबंधित हैं, जैसे रंगोली है महाराष्ट्र से संबंधित है, कोहबर उत्तर प्रदेश बिहार से दोनों जगह बनाई जाती है, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, फिर और भी देख लेते हैं कुछ लोक कलाएँ, जैसे बरली है महाराष्ट्र की है, ध्यान रखिएगा, मधुबनी बिहार की है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलमकारी आंध्र प्रदेश तेलंगाना की है, अल्पना जो है पश्चिम बंगाल की है, फिर अहपन बिहार की है। ठीक है, मांडना राजस्थान की, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी पूछी जाती है। अब फुलकारी ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, जो कि पंजाब की है। ठीक है, फिर आता है कांथा जो कि टेक्सटाइल है, ये आपके पश्चिम बंगाल की है लोक कला। ठीक है, फिर कलौटी है गुजरात की है, फड़ जो कि आपके राजस्थान की भीलवाड़ा नामक स्थान जो है वहाँ से ज़्यादातर मोस्टली रखती है संबंधित। फिर है सोहराई जो झारखंड से है,
ए पर उत्तराखंड से, गोदना मध्य प्रदेश से, थनका जो है तिब्बत नेपाल से आती है। फिर है चेरियमपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। फिर हमारी जो अगली लोक कला आती है वो है मधुबनी। ठीक है, तो मधुबनी जो है लोक कला ये आपके बिहार से संबंधित है। इसको मिथिला नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऊपर आपने जो देखी थी वो थी सांझी लोक कला और कोबर यानी चौकपूर्णा देखी थी। फिर अब आपकी आती है मधुबनी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं वो कि इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार से। ठीक है, तो बिहार से संबंधित ये है। फिर बिहार के किस यहाँ पे कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से हैं। जितवारपुर, ठीक है, ये पेपर में आपके पूछा भी जा चुका है। दरभंगा, पूर्णिया के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर मधुबनी कला जो है इसका प्रयोग किया जाता है। मधुबनी जो शैली है इसके कुछ कलाकार हैं, इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछ लेता है कि मधुबनी कलाकार को पहचानिए। तो उनमें ऑप्शंस दे देते हैं आपके तरह तरह के, तो इनको देख लीजिए कि सीता देवी, महासुंदरी देवी, बरुआ देवी, जगदम्बा देवी, सीता देवी का दो बार नाम आ गया है, गोदावरी दत्ता, ये ठीक है, और दुलारी देवी। ये इंपॉर्टेंट कुछ नेम है जिनको आप ध्यान रखिएगा, तीनों के तीनों, जगदम्बा देवी, सीता देवी और दुलारी देवी। ठीक है, ये पेपर में आपके पूछे भी जा चुके हैं। कुछ मधुबनी प्रमुख लोक कलाकार हैं उनको देख लीजिए, जैसे बरुआ देवी, जमुना देवी, शांति देवी और चानो देवी, बिंदेश्वरी देवी, चंद्रकला देवी, शशिकला देवी, लीला देवी, गोदावरी दत्ता, भारती दयाल, चंद्रभूषण, अंबिका देवी और मनीषा झा। ये कुछ मधुबनी लोक कलाकार हैं। ठीक है, फिर आता है कि पिकासो ने मधुबनी पेंटिंग के कलाकार महासुंदरी देवी की प्रशंसा की थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पिकासो जो बहुत ही विख्यात कलाकार हैं धनबाद के, ठीक है, तो इन्होंने मधुबनी की पेंटिंग जो है उसमें से किस कलाकार की प्रशंसा की हुई है, तो महासुंदरी देवी जो है इनकी प्रशंसा की हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कुछ अन्य पॉइंट भी इसके देख लेते हैं। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है आपकी ये है मधुबनी लोक चित्रों में क्या जो विषय है मुख्य रूप से देवी देवता और प्रकृति से संबंधित रहा है। ठीक है, यहाँ पे देवी देवताओं का ही चित्रण कार्य हुआ ही है, जैसे कि आपने शुरू में देखा ही था कि मंगल कार्य के लिए इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला है कि मधुबनी लोक कला जो लोक चित्रकला का प्रयोग है पहले महिलाओं ने अपने घरों और दीवारों में, आंगनों में को सजाने के लिए किया हुआ था। ठीक है, पूछा ही जाता है कि लोक कला का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो ये सबसे पहले तो हमारे घरों से ही प्रारंभ होता है, जो स्त्रियां अपने घरों में आंगन और दीवारों पर प्रयोग करती हैं चित्रांकन के रूप में। ठीक है, फिर आता है मधुबनी पेंटिंग जितवारपुर गांव के इस कला का प्रधान केंद्र रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था जितवारपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कि मधुबनी लोक कलाकार जो है शिव शक्ति को पुरुष व नारी के शक्ति के प्रतीक के रूप में निरूपित करते हैं। मधुबनी पेंटिंग रेखा प्रदान होने के साथ साथ रंग प्रदान भी होती है क्योंकि इसमें रंगों का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिर है मधुबनी लोक कला जो है लोक चित्रकला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का कार्य जो है WG आर्चर ने किया हुआ था। तो इसको भी पूछा जा सकता है कि जो मधुबनी लोक कला है, ठीक है, इसको विश्व स्तर पर पहुंचाने का कार्य जो है वो किसने किया है, तो WG आर्चर ने। फिर अब यहाँ पे कुछ प्रमुखता से रंगों की बात कर लेते हैं, जो मधुबनी में कौन कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं। हल्दी, केले के पत्ते, लाल रंग के लिए पीपल की छाल, सफ़ेद रंग के लिए पिसा हुआ चावल और दूध। ठीक है, ये कुछ यहाँ के इम्पॉर्टेंट रंग हैं जो यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं मधुबनी में। ठीक है, मधुबनी के बारे में तो सभी जानते हैं कि बिहार की लोक कला है, बट इससे आगे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं आने वाले पेपर में, तो आप रंगों को भी ध्यान रखिएगा कि हल्दी, केले के पत्ते, लाल रंग के लिए पीपल की जो छाल होती है उसका प्रयोग किया जाता है, और सफ़ेद रंग के लिए पिसा हुआ चावल और दूध का। ठीक है, फिर आता है कि यहाँ पर जो मधुबनी कलाकार हैं आपकी सीता देवी, इनको बिहार सरकार ने राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया हुआ है। फिर आता है कि 1975 ईस्वी में मधुबनी पेंटिंग के जो लोक कलाकार हैं जगदम्बा देवी और सीता देवी, इन दोनों को पद्मश्री से भी नवाजा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 1975 ईस्वी में इनको मिला हुआ है। फिर सीता देवी जो है मधुबनी के पास जितवारपुर जो नामक गांव है वहाँ की रहने वाली हैं। ठीक है, फिर आता है कि सीता देवी को 1984 ईस्वी में बिहार रत्न, इसको ध्यान रखिएगा, बिहार रत्न इनको कब प्राप्त हुआ है, 1984 ईस्वी में। फिर 2006 में शिल्प गुरु सम्मान से भी विभूषित इनको किया गया है। मधुबनी कलाकार जो हैं गंगा देवी, इनको भी पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। पूछा जा सकता है कि बिहार की मधुबनी जो लोक कला है उसकी कौन सी ऐसी कलाकार है जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है, तो ये आपकी गंगा देवी हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सी
जैसे कलाकार हैं उनको ध्यान रखिएगा कि जो आपके बिहार की मधुबनी कलाकार से संबंधित हैं। ठीक है, फिर आता है कि मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। आपको मिथिला पेंटिंग भी कह के पूछ सकता है और मधुबनी भी, दोनों नेम याद रखिएगा। फिर आता है कि लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में मधुबनी रेलवे स्टेशन की दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। मधुबनी पेंटिंग में माँ दुर्गा, काली और सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश और आपके विष्णु के 10 अवतारों को प्रमुखता से चित्रण किया जाता है। फिर आप कुछ कलाकार हैं जिनको पद्म श्री से और पुरस्कारों से नवाजा गया है, तो उनको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले तो आ जाती हैं हमारी सीता देवी, जिनको बिहार रत्न मिला हुआ है। तो बिहार रत्न जो इनको मिला है वो कब मिला है? 1984 ईस्वी में। ठीक है, ऐसे देखते रहिएगा, आप सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। महासुंदरी देवी हैं, पद्मश्री से मिला है इनको। ठीक है, और इनको पद्मश्री मिला है तो कब मिला है? 2011 ईस्वी में। ठीक है, फिर आते हैं बरुआ देवी, जिनको पद्मश्री मिला हुआ है। जगदम्बा देवी को पद्मश्री, सीता देवी को पद्मश्री मिला हुआ है। शिल्प गुरु की उपाधि जो है सीता देवी को मिला है। गोदावरी देवी को पद्मश्री और कलावर्त जो सम्मान है गोदावरी देवी को मिला हुआ है। गोदावरी दत्ता हैं जो दुलारी देवी को पद्मश्री मिला हुआ है। ये जो दुलारी देवी हैं इनको हाल ही में 2021 में पुरस्कार मिला हुआ था पद्मश्री। ठीक है, ये तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मधुबनी कलाकार, जो आपने ऊपर देखी ही थी, कुछ थी। ठीक है, जिनके हमने ऊपर नेम लिए ही थे। तो ये पेज फिर से आ गया है, तो इसको अपना ध्यान रखकर अगला पेज बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें साड़ियों पर पहले मधुबनी जो पेंटिंग बनाने का जो श्रेय है वो महासुंदरी देवी जी को दिया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि मधुबनी जो पेंटिंग है साड़ियों पर किसने बनाया है? महासुंदरी देवी ने। ठीक है, और सीता देवी की पेंटिंग एक कदम का पेड़ जो है ये एक नीलामी में बिका हुआ था। ठीक है, जो कि 4,36,000 रुपये में बिकी हुई थी। फिर आती है कि मधुबनी शैली जो है कलाकार अविनाश कर्ण की पेंटिंग नटराज सैफरन आर्ट नीलामी गृह जो है 2020 में 2,48,000 रुपये में इनकी पेंटिंग भी बिकी हुई है। ध्यान रखिएगा, ये अविनाश कर्ण जो है वो आपके मधुबनी लोक कला से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है इंदिरा गांधी हवाई जो अड्डा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की दीवारों पर मधुबनी जो पेंटिंग बनी हुई है वो सीता देवी के द्वारा बनाई गई है। फिर अगली जो हमारी आती है लोक कला वो है वर्ली। ठीक है, वर्ली लोक कला जो है वो आपकी कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की। ठीक, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये पेंटिंग दी हुई है जो जीवा सौम्या के द्वारा बनाई गई है, जो कि सौम्या द्वारा, जो कि वर्ली पेंटिंग है। ठीक है, फिर आता है कि वर्ली जो पेंटिंग है वो कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। वर्ली चित्रकला एक भारतीय प्राचीनतम लोक कला है जो कि महाराष्ट्र की जनजाति बार्ली द्वारा बनाई गई, इसीलिए नाम इसका क्या पड़ गया? वर्ली लोक कला। वर्ली चित्र में मुख्यतः फसल पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव और जन्म धार्मिकता को दर्शाने के लिए किया जाता है। वर्ली पेंटिंग मुख्यतः महिलाएं ही बनाती हैं। ठीक है, वर्तमान में पुरुष भी इस पर चित्रण कार्य कर रहे हैं। यशोधन डालमिया द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द बार्लिस, ये इसमें जो है यहाँ पर इस परंपरा को 2500 से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक का माना गया है, यानी कि इतनी प्राचीन है। ठीक है, ये डालमिया द्वारा माना गया है ये समय जो है, और ये इनकी बुक का नाम क्या है? द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द बार्लिस। फिर है वर्ली पेंटिंग जो है भीमबेटका में 5000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक की शैल चित्रों के समान चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ पे वर्ली पेंटिंग में आपके वृत्त, त्रिभुज, वर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। वर्ली पेंटिंग में मुख्यतः भित्ति चित्र तकनीक होती है। ठीक है, इसमें सफ़ेद रंग से चित्रकारी की जाती है। अभी आपने देखा था ब्लैक पे वाइट कलर की चित्रकारी की हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर सफ़ेद चावल पीस करके गोंद में मिला करके यहाँ पे चित्रकारी की जाती है। यहाँ पे ब्रश के लिए बाँस की जो डंडी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। वर्ली पेंटिंग जो है इसमें गेरू रंगों का प्रयोग किया जाता है। अगली जो लोक कला है आपकी वो है अल्पना, जो कि पश्चिम बंगाल की लोक कला है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये पेंटिंग जो है ये अल्पना के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अल्पना जो लोक कला है यह आपकी पश्चिम बंगाल की लोक कला है। इसमें ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग किया जाता है। ये पेंटिंग जैसे आप देख रहे हैं तो इसमें ज्यामितिकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट आपके इम्पॉर्टेंट हैं तो उनको देख लीजिए कि पारंपरिक रूप से अल्पना में गीले जो रंग होते हैं इनको चावल पाउडर में मिला करके पानी के साथ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अवनीनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन में अन्य विषयों के साथ साथ अल्पना को भी एक अनिवार्य विषय बना दिया था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि अवनीनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन में किस लोक कला को यहाँ पे अपनाया हुआ था? तो अल्पना को। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल की है।
फिर आता है कि अल्पना के लिए गौरी देवी का नाम मुख्यतः से योगदान यहाँ पर रहा है इनका, ये कलाकार हैं अल्पना की। फिर आता है हमारा मांडना, राजस्थान की लोक कला है। ये देख लीजिए चित्रकारी जो है मांडना राजस्थान की लोक कला है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ग्रंथों का यहाँ पर मोस्टली से चित्रांकन किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में ग्रंथों का नहीं, प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित 64 कलाओं में मांडना को स्थान प्राप्त है, ठीक है। फिर आता है मांडना जो है सफ़ेद रंग का यहाँ पर अधिकता से प्रयोग किया जाता है। मांडना में खड़िया, गेरू, हिरमिज, चावल का आटा, हल्दी आदि का प्रयोग किया जाता है रंगों के रूप में। फिर आता है मांडना में श्री और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो श्री और समृद्धि ध्यान रखिए मांडना से संबंधित है, ठीक है। मांडना का कला जो है मुख्यतः मीणा जनजाति के लोग मनाते हैं, इनसे संबंधित होता है। मांडना जो लोक कला है यहाँ पे त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, शतरंज के आकार का तरंग की आकृति का प्रयोग होता है, ठीक है। फिर आता है खजूर व बाँस से बने हुए यहाँ पर ब्रश का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान की यहाँ पे कुछ नोट जैसे है कि राजस्थान की लोक कला पाबूजी के फड़ के लिए शाहपुरा, भीलवाड़ा और चित्तौड़ प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है। अगली जो लोक कला है हमारी वो है रंगोली, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लीजिए कि रंगोली जो लोक कला है महाराष्ट्र से संबंधित है। यहाँ पर 2 प्रकार की रंगोली बनाई जाती हैं। तो कौन कौन सी? सूखी और गीली, दोनों तरीके की होती हैं। यहाँ पर जो यहाँ पे उपयुक्तता से रहता है, तो भूमि जो रहती है वो इसका धरातल रहता है। पूछा भी जाता है कई बार कि रंगोली कहाँ पर बनाई जाती है, तो ज़मीन यानी कि भूमि पे बनाई जाती है। इसमें रंग जो है वो कौन कौन से? गेरू, सफ़ेद खड़िया, चावल, सिंदूर, हल्दी, सूखा आटा आदि का प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र नागपुर की रहने वाली वंदना दे जोशी जो है, इन्होंने यहाँ पर रंगोली में चित्रकारी की हुई है। तो यहाँ पे एक बार पूछा भी जाता है कि जो पानी पे रंगोली बनाने वाली कलाकार कौन है, तो ये वंदना जोशी ही है, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा। वंदना जोशी ने 2004 में दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली पानी के ऊपर बना करके गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका नाम, ठीक है। आप ध्यान से ज़रूर देखते रहिए, सभी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे पॉइंट्स, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के ऊपर रंगोली बनाने का दूसरा जो कलाकार था वो राजकुमार चंदन है, ठीक है। फिर आता है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, इसमें रंगोली पहुँचाने वाली पहली महिला जो कलाकार है वो विजय लक्ष्मी मोहन है, ठीक है, जिन्होंने 2003 में रिकॉर्ड बनाया हुआ था। अगली जो लोक कला है वो है हमारी कलमकारी लोक कला, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से संबंधित है, ठीक है। कलमकारी भी बहुत बार पूछी जाती है, जिसमें कलम का प्रयोग करके यहाँ पे चित्रकारी की जाती है। देख रहे हैं आपकी बहुत ही महीन यहाँ पे कार्य हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोक कला है इसके बारे में देख लीजिए कि हस्त कला के प्रकार है ये, जिसमें हाथ के द्वारा सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप करके बनाई जाती है पेंटिंग, ठीक है। इस विधि में सूती वस्त्र को रात भर गाय के गोबर में घोल करके डुबो कर रखा जाता है। अगले दिन इसे धूप में रख करके सुखाया जाता है। फिर मान के घोल में यहाँ पर डुबोया जाता है। फिर इसको बाद में अच्छी तरह सुखा करके नरम करने के लिए लकड़ी के दस्ते से कूटा जाता है इसको, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है कलमकारी जो है, ठीक है, इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इन रंगों को हम पौधों की पत्तियों की छाल लेकर के और तनों से प्राप्त करते हैं इन रंगों को, जिन रंगों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगली यहाँ पे आते हैं आपके, यहाँ पे अगली का लोक कला है आपकी एपड़, जो कि उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें प्रतीक का प्रयोग किया गया है, जैसे आपका स्वास्तिक बना हुआ है, ठीक है। ये उत्तराखंड की लोक कला है। यहाँ पे पारंपरिक रूप से एपड़ में ज्यामितीय आलेखनों का प्रयोग किया जाता है। ये एपड़ एक प्रकार का वसुधारा है, जिसे गृह द्वार, पूजा गृह, पूजा देवी, वेदिका, तुलसी के पौधे के चारों ओर बनाया जाता है। चावल के घोल का प्रयोग कर कहाँ पे? एपड़ में किया जाता है, ठीक है। इसे विश्वार भी कहा जाता है। दीपावली के अवसर पर महालक्ष्मी के पूजन के लिए पूजा गृह की दीवारों पर सजाया जाने वाला जो ये आलेखन है लक्ष्मी चौकी कहलाता है, ठीक है। और एपड़ शब्द जो है इसका जो ये संस्कृत शब्द से बना हुआ है, जो कि आलेपन से, ठीक है, जिसका अर्थ होता है लीपना, ठीक है। फिर अगली है गोदना, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है लोक कला। इसमें शरीर की जो त्वचा होती है उस पर रंगीन आकृतियों के द्वारा उत्कीर्ण करके घाव करके चीरा लगा करके अथवा सतही जो छेद करके यहाँ पर अंदर लकड़ी इसके कोयले के द्वारा यहाँ पर चूड़ या राख से फिर रंगने के मसाले जो भरे जाते हैं यहाँ पर, और घाव भर जाने
पर खाल के ऊपर स्थायी रंगीन जो आकृति होती है विशेष रूप से यहाँ पे बन जाती है, जिसे आजकल जो हम लोग टैटू कहते हैं। ठीक है, वो बॉडी जो होती है उस पर बनाया जाता है। ठीक है, और जो ये है गोंदना जो कला है, ये धुसाद पासवान हरिजन जाति के लोगों के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, गोंदना कला टेक्सटाइल के रूप को सफ़ा बानोबाई यहाँ पे जो कलाकार हैं इनको बताया जा रहा है, रामकेली हैं और बुद्ध कुंवर आदि कलाकारों ने यहाँ पे चित्रित किया हुआ है। भारत में स्त्रियां ही गुदनों की शौकीन होती हैं, लेकिन पुरुष भी शंख चक्र गदा पद्म विष्णु जो है के 4 आयुधों के चिन्ह छुपाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और ये गोदना जो लोक कला है एक प्राचीन कला है, विश्व भर में इसे आदिवासी संस्कृति का अंग माना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य जो है जनजाति बाहुल्य राज्य है। सरगुजा और बस्तर अंचल आदि जनजातियों में भी लोक कला जो ये है आपकी गोंदना, इसका यहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे तो हिंदू धर्म में लगभग सभी जातियों में गोंदना आदि प्रथा जो है वो आदिकाल से प्रचलित रही है। अगली जो लोक कला है झारखंड की सोहराई है। ये जो लोक कला है ये बनाई जाती है आपकी, ये कहाँ पर है तो झारखंड में। ठीक है, जमशेदपुर हजारीबाग ज़िले में है। सोहराई की जो कला है ये आदिवासियों की कला ही रही है। ठीक है, ये प्रसिद्ध जो इसकी कलाकार हैं वो है रुक्मणी देवी। ठीक है, यहाँ पर सफ़ेद रंग की मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी गोबर से बनाई जाती है। यहाँ पर ये जो रंगोली है, ठीक है, इसके प्रयोग किया जाता है। अगली है मंजूषा चित्रकारी, जो कि आपके बिहार भागलपुर क्षेत्र में बनाई जाती है। यहाँ पर नाग का रूपांकन सदैव विद्यमान रहता है। यहाँ पर नाग चित्रकला भी इसे कहा जाता है, जो कि जूट व कागज़ पर डिब्बियों पर बनाया जाता है। अगली जो लोक कला आती है वो है थनका चित्रकला, जो कि आप तो जानते ही हैं कि तिब्बत के क्षेत्र में बनाई जाती है। बट यहाँ पर जो थनका चित्रकला है भारतीय राज्य सिक्किम से संबंधित रखता है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है, तो सिक्किम से भी संबंधित है। और थनका जो पेंटिंग है आपकी हिमाचल और तिब्बत से भी संबंधित है, दोनों ही तीनों जगह ही संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि केवल तिब्बत जो है नहीं है, बल्कि हिमाचल है और आपकी सिक्किम, इनसे भी संबंधित है। इस कला को बौद्ध धर्म के उच्चतम सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के माध्यम के लिए प्रयोग किया जाता था। थनका चित्रकला सूती कैनवास जो कपड़ा होता है उस पर बनाई जाती है। श्वेत पृष्ठभूमि के आधार पर प्राकृतिक रंगों के द्वारा यहाँ पे खनिज रंगों से चित्रकारी की जाती है। प्राकृतिक है तो वानस्पतिक, प्राकृतिक और आपके खनिज तीनों ही रंगों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। पिथौरा चित्रकला जो है ये आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, ये जो पिथौरा चित्रकला है, ठीक है, बड़ौदा के 90 किलोमीटर पर स्थित तेजगढ़ नामक जो ग्राम है गुजरात मध्य प्रदेश जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, इनमें रहने वाली राठवा, भील और नायक ये कुछ जनजातियां हैं, उनके द्वारा यहाँ पे बनाया जाता है। तो हमने लोक कलाएँ कुछ देख ली हैं जो कि आपकी इम्पॉर्टेंट है सभी की सभी। ठीक है, पिथौरा जो लोक कला है इसके बारे में और भी हैं पॉइंट्स, उनको भी देख लीजिए आप। ठीक है, जिसमें चित्रकारी सुख शांति, खुशहाली, सौंदर्य आदि का प्रतीक मानी जाती है। पिथौरा जो पेंटिंग है साफ दीवारों के साथ साथ कपड़ा, कागज़, कैनवास आदि पर भी बनाई जाती है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। दीवार पर गाय के गोबर से लेप करके उस पर ऊपर रंग प्रयोग करके यहाँ पे चित्रकारी की जाती है। ठीक है, पिथौरा पेंटिंग के कलाकार जैसे भूरी बाई हैं। ठीक है, भूरी बाई आदिवासी भील कलाकार हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। सभी के सभी हमने इंपॉर्टेंट जितनी भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे लोक कला से रिलेटेड उनको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इनसे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है इसका फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।